हेलो एवरीवन, आप सबका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के इस सब्जेक्टिव कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस कोर्स को आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं जो एसबीटीई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे या प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे बिहार में। हम डैड सर हैं, हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लेक्चरर हैं। जो अगर आप में से अगर कुछ स्टूडेंट अगर जीपी किशनगंज से हैं तो वो हमको फोर्थ सेमेस्टर से जानेंगे कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में हम आपके जो एडवांस्ड वाले पेपर्स होते हैं वो लेते हैं। अब बहुत सारे लोग आप लोग हमको यूट्यूब के तरफ से भी जानते होंगे, जो यूट्यूब पे मेरा चैनल है डैड सर के नाम से। बहुत सारे लोग पहले वहाँ जुड़े हैं जो अदर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, और वहाँ उसके थ्रू आप लोग इस कोर्स तक पहुँचे हैं। ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। अब जब आप ये कोर्स लिए हैं तो आपका जो प्राइम टारगेट होता है, क्योंकि अभी आप सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो अभी आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सोचना अभी उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि अभी आपका जो प्राइम टारगेट होता है वो 30+70 = 100 जो आपके मार्क्स होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करना आपका टारगेट होता है। अब क्योंकि खुद हम लोग भी जब ऑफलाइन अपने कॉलेजेस में पढ़ाते हैं तो हम लोग भी स्टूडेंट को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि वो क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है, तो थ्योरेटिकल पेपर में किस तरह से अप्रोच रखना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या लिखना है, क्या छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए इस पेपर को किस तरह से पढ़ाना है, तो क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, इसलिए एक आइडिया है कि आपको हम किस तरह से ऑनलाइन में भी प्रिपेयर करा सकेंगे। जो आप लोग पहले से अगर जुड़े हुए हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर से भी अगर हमसे कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो वो जानते हैं कि हम लोग किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को आगे लेके बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट बाय पार्ट बात करेंगे। पहला लेक्चर है आज, तो इसमें हम लोग आपको सिर्फ अभी यूनिट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। सिलेबस आपको अपना पता है, आप एसबीटी के स्टूडेंट हैं, सिलेबस आप डाउनलोड करके अपने पास रखते हैं। हम आपको अभी इस वाले लेक्चर में बताएंगे कि हम लोग जब यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किए हैं ये वाला, तो हम लोग इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं और हम लोग इसको किस तरह से पढ़ेंगे। आप लोग में से जो नए स्टूडेंट होंगे उनको ये डाउट होगा कि नोट्स कैसा मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम आपको दिखा देंगे। ये एक तरह से जो आपका डेमो लेक्चर का भी पार्ट होता है, जो डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, वो इन्हीं कोर्सेज में से एक दो जो लेक्चर्स होते हैं वो सेलेक्ट करके यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी होती है कि वो किस तरह का डेमो कोर्स, मतलब कोर्स किस तरह का है, वो वाइट बोर्ड पे पढ़ाई होगी या फिर इस तरह से टैब के ऊपर पढ़ाई होगी, नोट्स कैसा रहेगा, हैंड रिटन रहेगा, टाइप्ड रहेगा, डायग्राम्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहुत सारे क्वेरीज आए हैं। 5 सालों से हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस तरह से एक पूरा पैटर्न बनाए हैं कि अब यूट्यूब पे डेमो वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे और कोर्स वेबसाइट पे आपको जा करके वहाँ से परचेज़ कर लेना होता है। अगर डेमो वीडियोस में आपको लगता है कि आपके लिए ही ये कोर्स है तो आप इस कोर्स को ऑप्ट करेंगे। बहुत मिनिमम प्राइस पे हम लोग कोर्स को रखते हैं, कोई बहुत हम लोग इसमें प्राइस जो है वो हाई नहीं रखते हैं। एक तो ये सब्जेक्टिव कोर्स होता है, पूरे सेमेस्टर का कोर्स हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में अब पढ़ाई का लेवल थोड़ा अच्छा होने लगा है। आपके लगभग 5 में से 3 पेपर कई बार ऐसे होते हैं जो कॉलेज में पढ़ाई हो जा रही है, कुछ 1-2 पेपर ही होते हैं जिसमें स्टूडेंट वीक हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप में से जो जिनको भी वो 1-2 पेपर ही परेशान कर रहा है वो आप हमारे थ्रू एटलीस्ट कवर कर लें। बाकी आपके कॉलेजेस में हो रहे हैं तो आपका भी टाइम और पैसा बचता है, और हम लोग भी उसमें अननेसेसरी कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं कि पूरा सेमेस्टर का स्टूडेंट पैकेज लें और पढ़ना सिर्फ 1-2 पेपर ही हो। ठीक है, अब ये हम लोगों का जो लेक्चर है ये यूनिट नंबर 1 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका सिलेबस आपको ये सामने आपके लिखा हुआ है। हम लोग सिलेबस किस तरह से अप्रोच करेंगे हम आपको ये समझा देते हैं। ये जो आपका यूनिट है ये आप देखेंगे तो ये 12 आवर्स लिखा हुआ है। 12 आवर्स जब एसबीटी कहता है तो वो एग्जैक्टली उम्मीद करता है कि 10 से 12 घंटे के आसपास का कंटेंट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। स्टूडेंट को इतना डिटेल में समझाना है जिसमें आप पढ़ें भी, आपके जो डाउट्स हो वो भी सॉल्व हो, ये सब मिला के 12 घंटे के आसपास होना चाहिए। अब ये 12 से 14 भी हो सकता है, 12 से 10 भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको ही ध्यान में रखते हुए कोर्स के कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं कि कुछ इतना ना बता दें कि स्टूडेंट उसको 20 घंटे तक इस यूनिट को पढ़ें और उसको मार्क्स आए सिर्फ 4, और इतना कम भी नहीं हो जाए कि स्टूडेंट ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो उन सब को एग्ज़ाम में लिख के भी आए और उनको 6 मार्क्स में से सिर्फ 2 थ्योरी में मिले। तो कोर्स इस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, आपको उसकी चिंता छोड़ देनी है। अब जो आप ऑफलाइन में कोर्स देख रहे हैं इसमें जो आप लेक्चर्स देखेंगे, हो सकता है कि आपके 5 लेक्चर्स के बाद जो है ये वाला यूनिट जो है ये कंप्लीट हो जाए।
वो इसलिए होगा क्योंकि ये 5 घंटे जो आप लेक्चर देखेंगे ये लगातार बिना किसी रोक टोक के देखेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। हम लोग अपने टाइम को मैनेजमेंट को करते हुए हम लोग ये लेक्चर्स जो है ये रिकॉर्ड करते हैं। कभी ये लेक्चर्स मॉर्निंग में रिकॉर्ड होते हैं, कभी ये शाम में रिकॉर्ड होते हैं, डिपेंड करता है वर्किंग शेड्यूल के हिसाब से। इसलिए हम लाइव क्लासेस जो है अपने कोर्सेज में नहीं लेते हैं। यूट्यूब पे प्रीमियर में आपको जो डाउट्स होता है आप वहाँ पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको क्या करना है कि आपको लेक्चर्स देखने हैं। जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डाउट होता है, आपको पता है कि आपको नंबर ये है हम लोगों का, आपको इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना है। इन केस अगर हम वर्किंग आवर में, जैसे अगर आप किए, अगर हम अवेलेबल हैं तो हम आपसे बात करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। इन केस हम अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको टाइम बता दिया जाएगा कि कितने बजे आपको फ़ोन करना है, या कितने बजे आप टाइम बता देंगे कि आप कब फ्री रहेंगे और आपको फ़ोन कॉल कर लिया जाएगा। हम खुद आपको कॉल करके आपके जो भी डाउट्स होंगे जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो वहीं पे सॉल्व कर दिया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आप फेस टू फेस जब आप बात करते हैं, तो जो अगर आप यहाँ रिकॉर्डेड क्लास में लाइव चैट में आप कमेंट अपना लिखते, फिर हम उसको रीड करके भी समझाते, उससे ये ज़्यादा बेनिफिशियल हमेशा से निकला है। जितने भी स्टूडेंट अब तक जो हमसे कोर्स किए हैं उन लोगों को ये वाला स्टेप जो है ये इसलिए पसंद आया है क्योंकि वो हमसे डायरेक्टली फ़ोन पर बात कर पाते हैं। और जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, इस टॉपिक के बारे में आप बताएंगे कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, आपको वो टॉपिक जो है वो फ़ोन करके, चाहे 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, फ़ोन पे ही समझा दिया जाएगा। जितना पॉसिबल हो सकेगा वो सारी चीज़ें आपको फ़ोन पे क्लियर कर दी जाएंगी। आपका जो टारगेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए कि आपको इस यह 1.1 के स्टार्टिंग से लेके 1.2 के एंड तक का सारी चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई। क्योंकि आज अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो आप कितनी सारी चीज़ें याद करेंगे। इसलिए आपको जो हम लोगों का टारगेट है वो है कि आप लेक्चर्स देखिए। लेक्चर्स देखने के बाद कभी होता है कि आपको 41 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक नहीं समझ में आया, 4 मिनट तक हम क्या एक्सप्लेन किए, तो हम या तो आप टॉपिक बता दीजिए या तो टाइम बता दीजिए। हम उस हिसाब से टाइम वाला उस पोर्शन में जा करके देख लेंगे कि आपको कहाँ पर क्या डाउट हुआ है और वो हम आपको समझा देंगे। बहुत सारे तरीके हैं डाउट क्लियर करने के। टेलीग्राम पर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डैट सर सिविल। जब आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मेरा लोगो दिख जाएगा। वो हम लोगों का ऑफिशियल ग्रुप है। अभी लगभग उसमें 360 या 370 बच्चे हैं। आप उसमें जुड़ जाइए। आप चाहे तो वहाँ डाउट पूछ लीजिए। आप अगर पर्सनली व्हाट्सएप करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए आप अपने डाउट्स को। जिस भी तरीके से आप डाउट क्लियर करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अब आते हैं हम लोग अपने कंटेंट पे। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन वाला सारा पार्ट, जिसमें हम आपको समझा दिए कि एक तरह से हम लोग कोर्स को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, और ये हर बार बताते हैं जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये काम आता है। अब सिलेबस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन। अब देखिए ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट है, तो हम लोग बिल्डिंग के बारे में तो अब आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अब ये तो इंट्रोडक्शन है, आपको पता है बिल्डिंग किसको कहते हैं। अब उस बिल्डिंग के अंदर के कंपोनेंट्स आपको नहीं पता है, यही हम लोग पढ़ते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स में। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली जो आपका है BC एंड CM, ये है ही इसलिए क्योंकि आप आगे जब बढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में, तो आपको पूछा जाएगा कि एक ये बीम है। अब ये बीम सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड के बारे में आप किस में पढ़ लिए, मैकेनिक्स में पढ़ लिए। वहाँ से एक ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद ये बोला गया कि ये बीम है, अब ये बीम कैंटिलीवर भी हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है। उसके बाद ये बीम आपका प्लिंथ बीम हो सकता है, फ्लोर बीम हो सकता है, आपका सिल लेवल का बीम हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। अब आपको सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ये आप पढ़ लिए मैकेनिक्स में, और बीम कितने टाइप के हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, ये आप पढ़ लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। और इन दोनों को कंबाइन करके जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट आएगा डिज़ाइन ऑफ। अब वो सिलेबस चेंज होता रहता है, अभी आपके हिसाब से है डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर। इसका नाम बदलते रहता है, 1-2 यूनिट्स इसके हमेशा बदलते रहते हैं। पिछले 5 सालों में ये सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। बीच के कुछ लेक्चर जो आपके यूनिट्स है वो कॉमन है, और आगे पीछे के लेक्चर्स चेंज होते रहते हैं। फिर अभी न्यू सिलेबस आएगा, फिर उसमें कुछ लेक्चर्स आगे पीछे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन पर्पस होता है इस पेपर का, वो यही होता है कि आपको सिंपली सपोर्टेड पढ़ा दिया गया फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आपको बता दिया गया कितने तरीके का बीम होता है। थर्ड ईयर में पूछा जाएगा कि इस बीम का साइज़ बताओ, ये बीम कितने साइज़ का घरों में देना चाहिए, कितने साइज़ का सिनेमा हॉल में देना चाहिए, कितने साइज़ का ऑडिटोरियम में देना चाहिए। अब ये कंक्रीट का देना चाहिएगा या स्टील का देना चाहिएगा,
स्टील का देंगे तो आप जनरली इस तरह का देखते होंगे कि ऐसा आई सेक्शन, जैसा आप रेलवे के पटरी वगैरह भी देखते हैं उस तरह से आप अपने घरों में पुराने ज़माने के देखते थे इस तरह का बीम यूज़ होता है। कई बार आप मॉल्स वगैरह में जाएंगे तो उसके छत पे आप देखेंगे कि आपका स्टील का रूफ जो है वो बनाया हुआ है। तो इन सब में साइज़ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट से आप कितने साइज़ का खरीदेंगे आप अपना स्टील, उसके बाद कंक्रीट आप कैसा बनाएंगे, कितना सीमेंट मिलाएंगे, कितना सीमेंट मिलाएंगे, ये कंक्रीट के बारे में आपको पढ़ा दिया गया कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। ये सारी चीज़ें बेसिक्स है। तो ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड सेम में, ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोगों को इसका साइज़ पूछा जाएगा कि बीम का विड्थ बी बताओ और डेप्थ डी बताओ। उस समय में ये चीज़ें कहीं आपको परेशान ना करें कि सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर और आपके टाइप्स ऑफ बीम क्या होते हैं, वहाँ पे बोल देगा टाई बीम, तो आप टाई बीम देख करके कहीं पे कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए कि ये क्या होता है, वो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए ये पेपर यहाँ पढ़ाया जाता है। अब ये हो गया पेपर का टारगेट कि क्यों पढ़ाया जाता है ये पेपर। इसके बाद ये वाला जो पेपर है ये आपको सबसे ज़्यादा काम आता है एसएससी जेई या किसी भी जेई लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये सबसे ज़्यादा काम आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि 100 मार्क्स का जो टेक्निकल होता है सिविल का, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एसएससी जेई में पूछा जाता है। अभी हम सिर्फ एसएससी का बताते हैं। इसमें से आपको 15 नंबर, जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल से आते हैं। 5 क्वेश्चन जो हैं वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी से आते हैं। तो एक तरह से आप देखिए दोनों सिमिलर पेपर है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये दोनों बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है और बेसिक चीज़ों से जुड़ा है। ये आपको 100 में से 20 मार्क्स ले जाता है, इसलिए ये पेपर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर और भी पेपर्स हैं, जियो टेक्निकल हैं, वो भी आपके इसी सेमेस्टर में है। आरसीसी जो हम आपको बताया कि ये आपका 5th सेमेस्टर में आएगा, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है जिसमें 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये अकेला 15 मार्क्स लेके जा रहा है। और आप इसका सिलेबस भी देखेंगे आप अपने कॉलेज लेवल पे तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है। इसके आपके लेक्चर्स जो है आपको वीक में 5 क्लासेस होते हैं, वो सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के होते हैं, इस वजह से क्योंकि ये पेपर ही इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बहुत ही ईजी पेपर है, सारी चीज़ें जो आप देखेंगे, क्योंकि सिविल एक ऐसा चीज़ है, उसमें भी बिल्डिंग एक ऐसा चीज़ है जो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें देख चुके होंगे। आप अपना घर बनता हुआ देखे हैं, आप अपने रोड्स बनते हुए देखे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पहले पता होता है। उसका टेक्निकल नॉलेज यहाँ आके आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसको बीम बोलते हैं, इसको रोड बोलते हैं, ये कंक्रीट रोड है, ये बिटुमिनस रोड है, वो क्लासिफिकेशन आप यहाँ सीख जाते हैं। लेकिन देखा हुआ पहले से रहता है। हम आपको इतने सारे इमेजेस का यूज़ करके ये सारी चीज़ें समझाएंगे आने वाले कोर्सेज में कि आपको अपने आप ये सारी चीज़ें जो है ना, एक तरह से आधा आधी तो यहीं याद हो जाएगा। फिर बाकी आप अपने क्लास टेस्ट देने से पहले जब आप याद करेंगे तो फिर वहाँ आपको सेकेंड उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। और फिर जब सेमेस्टर एग्जाम देने से पहले फिर याद करेंगे तो वो आपका थर्ड रिवीजन की तरह से काम करेगा। ये कोर्स जो सब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे ये आपको इस तरह से आगे बढ़ेगा। हमेशा से ऐसा ही होते आया है सारे पेपर्स में, इसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, इसके लेक्चर्स ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि इसके जो आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसमें हम लोगों को लगभग 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर हम लगभग 40 डेज़ का टारगेट अभी से रखते हैं कि आप अगर दिवाली में इस कोर्स को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये कोर्स जो एंड होगा, अगर हम 15 नवंबर को स्टार्टिंग मानते हैं तो ये आपका 30 दिसंबर या 31 दिसंबर ईयर के एंड तक हम इस कोर्स को सारे लेक्चर जो हैं ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब यूनिट 1 से बढ़ते चलेंगे तो इसमें फ़ायदा होगा कि आपका जो क्लास टेस्ट हो रहा है, क्लास टेस्ट अभी 1 तो हो चुका है, क्लास टेस्ट आपका 2 भी होने वाला होगा या कहीं कहीं पे हो चुका होगा, तो 2, 3, 4 ये सारे में आपको ये फ़ायदा देना शुरू करेगा। जैसे ही हम ये क्लास टेस्ट 2 तक का कंटेंट अपलोड कर देंगे उसके बाद से फिर आप ट्रैक पे आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा हम लोग इस पेपर को लेट स्टार्ट किए हैं। तो पहले हम लोग बेसिक सर्वेइंग स्टार्ट किए थे, उसके बाद फिर हम लोग ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका पेपर क्योंकि जनवरी में भी अभी डाउटफुल है, नहीं होगा, फरवरी का डेट है एक्सपेक्टेड। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी भी हुआ तो जनवरी के एंड में होगा। तो आपको पूरी 1 महीना मिलेगा इस पेपर को पूरी तरह से वापस से लेक्चर्स को देख करके याद कर लेने में। लेक्चर्स आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। लेक्चर्स जो पूरा आपका 6 मंथ का ड्यूरेशन है, आप इस 6 मंथ में कभी भी इस लेक्चर को ओपन करके आप 1000 टाइम्स भी देख सकते हैं। अब सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक होगा, जो हम लोग आज कवर करेंगे, वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड। ये हम लोगों का एक टॉपिक होगा। ग्रुप A to I इतना जो है ये क्लासिफिकेशन किया जाता है नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से, ये हम लोगों का टॉपिक होगा। अब इस टॉपिक को ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, चाहे इसमें जितना भी टाइम लगेगा, जो भी पॉसिबल आपको डायग्राम्स होंगे हम वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे।
फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आएगा कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब क्लासिफिकेशन जो है एक करेंगे हम लोग कि कितने एनबीसी के हिसाब से। एनबीसी हम लोग कहते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड का, हम लोग शॉर्ट में यूज़ करते हैं वर्ड एनबीसी। तो एक तो एनबीसी के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे, ए से लेके आई 9 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद जाएंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन के टाइप के हिसाब से, 2 टाइप होता है, 3 टाइप सॉरी, लोड बियरिंग, फ्रेम स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर। क्या होता है ये सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब नोट्स कैसा होगा, आपको हम नोट्स का एक ओवरव्यू दिखा देते हैं कि किस तरह के हम लोग नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ये जो नोट्स अभी आप देख रहे हैं ये सारे अभी शॉर्ट नोट्स आप इसको कहेंगे, क्योंकि अभी ये जो हम आपका लेक्चर ले रहे हैं उस लेक्चर में अभी हम बहुत ज़्यादा कंटेंट अगर यहीं पे लिख देंगे तो लेक्चर एक तो बोरिंग हो जाएगा, दूसरा जो हम आपको समझाना चाहते हैं कई बार हमको उसके लिए एक यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसका स्पेस अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो हम अभी क्या करते हैं कि सिर्फ इस तरह से नाम लिख देते हैं। जब भी हम क्लास टेस्ट आप सॉरी जो हम आपका लेक्चर लेते हैं क्लास, उसमें हम आपको ये सिर्फ नाम यूज़ करते हैं, एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और आप जब फुल नोट्स देखेंगे तो फिर ये ग्रुप ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में भी कम से कम 4-5 लाइन होगा, फिर एजुकेशनल बिल्डिंग के बारे में भी 4-5 लाइन होगा, और ये जो कंटेंट है 9, ये 9 जो टॉपिक्स हैं ये आपको 4 से 5 पेज में लगभग सारे कवर होंगे, क्योंकि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। एग्जाम के हिसाब से भी ध्यान रखना है कि आपको अगर बोलेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग अगर बोल दिया तो आपको दोनों बताना पड़ेगा, लोड बेयरिंग वाला टाइप भी और ये 9 टाइप्स भी। अगर आपको बोल दिया एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड तो इसका मतलब है कि आपको ये 9 टाइप्स बताना है। तो 6 मार्क्स का अगर थ्योरी है तो आपको कम से कम, तो अब पेज के हिसाब से बात करें तो आपको एक पेज में उसको टोटल एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। वो भी एक पेज में 6 मार्क्स डाउटफुल होता है तो लोग उसको 1.5 पेज का नोट्स लिखते हैं। तो फालतू चीज़ें तो लिखनी नहीं है, काम की चीज़ें लिखनी है। हम सबके ऊपर अगर 4-4 लाइन भी लिखेंगे तो 9 टॉपिक्स में आपको टोटल 36 लाइन तो सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसलिए उस तरह से नोट्स को हम शॉर्ट करके क्लास के लेक्चर के लिए नोट्स अलग रखते हैं, और डिटेल नोट्स जो होता है वो आपका अलग रहता है, ठीक है। लेकिन रहेगा यही टाइप, आप जिस तरह से अभी देख रहे हैं हम अलग अलग कलर्स का यूज़ करते हैं। आपको जैसे डेफिनेशन हो गया ये, उसके बाद क्लासिफिकेशन हो गया, ताकि ईजिली याद हो जाए। अब आप कभी भी नोट देखेंगे आपको पता है यहाँ से यहाँ तक याद करना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें तो बस स्टार्टिंग है, वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले बिल्डिंग का डेफिनेशन आप एक बार रीडिंग ले सकते हैं कि बिल्डिंग कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वॉल्स, फ्लोर्स, रूफ्स to provided covered space for different uses such as residence, education, hospitalization, entertainment, worship। ये अच्छा वर्शिप है और वर्कशिप भी होगा, काम की जगह। क्या कहना चाहता है ये कहना यही चाह रहा है कि बिल्डिंग हम लोग उसको कहेंगे जिसमें आपका वॉल भी हो, फ्लोर भी हो, छत भी हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, और उसका कोई ना कोई पर्पज़ हो। मतलब एक बिल्डिंग बना दी, एक दीवार खड़ा कर दिए और सिर्फ एक प्लॉट में एक चारों तरफ से इस तरह से दीवार बना दी है, तो इसको हम लोग बिल्डिंग नहीं बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको बिल्डिंग बोलते भी नहीं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री वॉल। जब भी आप कभी एक ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे आपने ज़मीन खरीदा और आपने चारों तरफ से उसको बाउंड्री कर दिया, अभी उस पर कुछ नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि वो क्या कहलाता है, बाउंड्री वॉल है। या आप उसको बोलते हैं प्लॉट कवर्ड है, तो कवर्ड मतलब क्या, बाउंड्री वॉल कर दिए हैं। तो ये कहना भी यही चाह रहा है कि जैसे ही उसके ऊपर वॉल्स बनाए, ठीक है, वॉल्स के बाद बीच में जैसे फ्लोर बना दिया, अगर सेक्शन बनाए तो ऐसा कुछ है कि ये बिल्डिंग का फाउंडेशन है, यहाँ पे एक फ्लोर दे दिए, यहाँ पे दूसरा फ्लोर दे दिए, या फ्लोर नहीं है तो डायरेक्टली छत आना है तो छत दे दिए। तो वॉल्स और छत कंबाइंड जब एक जगह पे मिलेगा उसको हम लोग बिल्डिंग बोलेंगे, और उसका कुछ पर्पज़ होना चाहिए। अब ऐसा खाली बिल्डिंग बन के रखा हुआ है वो बिल्डिंग नहीं, इसमें या तो आप पूजा करेंगे, या तो आप पढ़ेंगे, या तो आप उसमें रहेंगे, ये सारी चीज़ें कहलाती है रेसिडेंस, एजुकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, या तो हॉस्पिटल बनाएंगे। इस तरह का कोई भी पर्पज़ होगा तो वो बिल्डिंग कहलाएगा। अब ये 1 वर्ड का सिर्फ आपका डेफिनेशन है। एग्जाम में बोलेगा डिफाइन व्हाट इज़ अ बिल्डिंग या डिफाइन बिल्डिंग एंड क्लासीफाई इट्स अकॉर्डिंग टू एनबीसी, तो फिर आपको ये भी लिखना है और आपको ये क्लासिफिकेशन भी करना है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स, क्लासिफिकेशन होता है कि एक बिल्डिंग को अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। हम जैसे एक बिल्डिंग को कह देंगे हॉस्पिटल है, अब दूसरा बिल्डिंग भी उसी साइज़ का है, उसी कलर का है, लेकिन हम उसको बोल देंगे वो स्कूल है। तो कैसे हम क्लासीफाई किए, इसका मतलब है उसके पर्पस के हिसाब से, उसमें जो काम होता है उसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई किए। अब एक बिल्डिंग है जो आपका जैसे झोपड़ी जैसा हम लोगों का होता है, वो क्या है कि वो आपको लकड़ी से, या फिर आप कह सकते हैं कि मड में, अगर आप मिट्टी में, अगर आपका ब्रिक्स को यूज़ करके मिट्टी की दीवार खड़ा करके उसके ऊपर से आप फूस लगा करके अगर आप अपना घर बनाएंगे, घर वो भी है लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, फूस का घर बोलते हैं।
अब जैसे ही कोई उसमें एस्बेस्टस शीट लगा देता है या टीन लगा देता है तो हम लोग बोलते हैं टीन का घर। जैसे ही कोई उसमें छत डाल देता है तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉर्मल घर। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन की है अलग अलग टाइप से। तो यही चीज़ कहलाता है, जब आपको एग्जाम में पूछता है कि क्लासिफिकेशन बताइए, इसका मतलब है बताइए कितने कितने अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स हो सकते हैं। तो कौन बताता है ये सारी चीज़ें? जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग में, वो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई एक बैकग्राउंड होगा जिससे उसका कोई इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड नहीं होकर के आपको ना एक इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा कि किसी एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करना है। जैसे कि हम लोग अभी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं नेशनल बिल्डिंग कोड। अब आपके दिमाग में आएगा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया क्या है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मोटी सी एक बुक प्रोवाइड करती है। जैसे हम लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया को किस तरह से चलाना है, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से चलने चाहिए, उनको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। अगर कोई कहेगा कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है तो किसके बेसिस पे कहेगा? अब किसी चीज़ को आप कह देंगे कि ये सही है और दूसरा आदमी उसको गलत कह रहा है, अब वो कैसे पता चलेगा कि आप दोनों में से कौन ठीक बोल रहा है? इसका मतलब है कि उसका कोई एक रेफरेंस होना चाहिए जिसको फॉलो करके आप बोलेंगे कि आप इस किताब के हिसाब से कह रहे हैं कि ये सही है। अब अगर वो किताब इसको सही बोल रहा है तो वही किताब इसको गलत नहीं बोल सकता है। या तो इस किताब के हिसाब से वो सही होगा या तो इसके हिसाब से गलत होगा, तो कोई एक उसमें से राइट होगा। इसी तरह से बिल्डिंग के लिए हम लोगों के पास नेशनल बिल्डिंग कोड होता है जो हम लोगों को बताता है कि अगर कोई बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो वो कितने तरह के होते हैं, उससे लेकर के उसमें सारी चीज़ें जो आप छड़ लगाएंगे, जो आप कंक्रीट बनाएंगे, गिट्टी, बालू, सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर, ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें किस तरह की होनी चाहिए, किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने घर के बगल से आपको एक कुछ एग्रीगेट आपके यहाँ आसपास में मिलता है, आप एग्रीगेट उठाए अब बिल्डिंग में यूज़ कर दिए, नहीं, उसका कुछ टेस्टिंग होना चाहिए। टेस्टिंग होकर के ये पता होना चाहिए कि उस स्टोन का, उस एग्रीगेट का एक्चुअल में कुछ कैपेसिटी कितना है, तभी तो फिर पता चलेगा कि उसको यूज़ करके जब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा कि नहीं, ये बिल्डिंग उतने लोगों का लोड सह पाएगा कि नहीं। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है टाइप्स ऑफ मटेरियल, कौन कैसा टाइप जो है वो आपके लिए ओके है, कैसा टाइप आपके लिए ओके नहीं है, ये कौन बताएगा? एनबीसी बताएगा आपको, नेशनल बिल्डिंग कोड। कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए और किस टेस्ट में उसको पास होना है, किस टेस्ट में पास नहीं होगा तो वो फेल माना जाएगा। कोई बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसमें पास होना ही होना है। अब बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं कि अगर उसमें पास नहीं है तो ये कह दिया जाता है कि इस वाले चीज़ को यहाँ मत यूज़ करो, इस वाले चीज़ को यहाँ यूज़ कर सकते हो। इस तरह से बता दिया जाता है कि ये मटेरियल उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इसको सबसे बेस्ट वाले में यूज़ मत करो, इसको सेकेंड बेस्ट वाले में यूज़ कर लो। तो फिर उस मटेरियल को हम लोगों को वहाँ यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बताता कौन है? ये बताता है नेशनल बिल्डिंग कोड। ये मोटी सी एक आप समझ लीजिए बुक है, इस बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई है और उनमें से ही उठा उठा करके आपका ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पेपर बन जाता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पेपर बन जाता है, आरसीसी का पेपर बन जाता है, क्योंकि उसको ही फॉलो करना पड़ता है। वो अगर कह दिया है कि एक बीम आपका 200 mm से कम का नहीं हो सकता है उसका चौड़ाई, तो फिर नहीं हो सकता है। पूरे इंडिया में आप देखते होंगे जो आप बीम बनाते हैं, आप हमेशा देखेंगे कि ये बीम लगभग एक टाइप के सारे घरों में एक जैसा ही होता है। किसी के यहाँ डेप्थ ज़्यादा होता है लोड के हिसाब से, किसी के यहाँ डेप्थ कम होता है, लेकिन आप चौड़ाई देखेंगे लगभग जो दीवार 10 इंच का आप बनाते हैं उसी के ऊपर आप देखते हैं कि बीम आता है। वो जनरल प्रैक्टिस नहीं है, बताया गया है IS कोड में कि मिनिमम जब आपको ये 200 वैल्यू बोले, ये हम कैसे बोले, ये NBC के हिसाब से बोले। तब आपको पूरा NBC नहीं पढ़ना है, जो जो चीज़ आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं वो सब NBC का ही पार्ट होता है। तो घुमा करके आपको NBC हम लोग पढ़ा रहे हैं, बस आप एक एक करके सारे लेक्चर्स देखते चले जाइए, ठीक है। अब नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है कि ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, मतलब कैसे कैसे लोग रहेंगे, किस किस तरह से बिल्डिंग को यूज़ किया जाएगा, उसके हिसाब से 9 टाइप्स में बिल्डिंग को क्लासीफाई किया जाएगा पूरे इंडिया में। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको किस तरह का बिल्डिंग बनाना है। अगर आप बोलेंगे कि हमको अपने बिल्डिंग्स में कुछ लोगों को रख करके उनका इलाज करना है, शॉर्ट में कह दीजिए हॉस्पिटल बनाना है, तो वो क्या हो गया, हॉस्पिटल हो गया। तो ये क्या है, बिल्डिंग का नाम है, क्योंकि वहाँ काम होता है इलाज होना। तो ये हम लोगों के 9 टाइप्स है। पहला टाइप जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप ए, और ये वाला जो है ये आपको याद रखना है, और हो सके तो इसको इसी पैटर्न में याद रखिए A to I।
क्योंकि ए आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जो एनबीसी है वो ए से आई तक जो क्लासिफाई करता है वो इसी तरह से क्लासिफाई करता है। अब आप ग्रुप ए को कह देंगे असेंबली बिल्डिंग, तो वैसे आप 9 टाइप्स में कुछ एक दो ऊपर नीचे कर देंगे, हम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हैं। अगर आप एक पॉइंट ऊपर नीचे कर देंगे यहाँ बीच में से, मे बी आपको किसी को हो सकता है कि जल्दी जल्दी में कॉपी चेक होने में नहीं पता चल पाएगा, ऐसा केस होता है। लेकिन आप सडनली ए को कह देंगे असेंबली बिल्डिंग, बी को कह देंगे स्टोरेज बिल्डिंग, तो क्योंकि जनरल टर्म में जब कोई भी टीचर आपके कॉपी के हिसाब से, हम बता रहे हैं एग्जाम के हिसाब से कि कहाँ पे आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं, जब भी कोई टीचर कॉपी चेक करना स्टार्ट करता है वो रेसिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल इस तरह से टिक मारते चला जाता है। अब सडनली कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर नहीं उस समय मौजूद रहे, या वो अगर फ्लो में अगर अपने आंसर शीट को नहीं देख रहा है, जो करेक्ट आंसर शीट टीचर्स के पास रहते हैं, तो वो इसको टिक करते चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टोरेज और हजार्डस मत भूलिए, आपको याद रखना है रेसिडेंशियल, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल मत भूलिए। बीच की चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। सबका कोई ना कोई ट्रिक होता है कि सबसे पहले जैसे आप ऊपर का 3 याद रख लिए, ठीक है, नीचे के 2 आपको याद हैं। अब आपको जैसे 3 याद है तो आपको बस इतना पता है कि चौथा ए से शुरू होता है, फिर बी से शुरू होता है, तो अपने आप देखिए कि आपको 3 और 2 5 यहीं पे याद हो गया, और नीचे से 2 आपको याद है, उसके बाद आपको बचाइए एम और आई। एक तरह से याद करने का हम आपको ट्रिक भी समझा रहे हैं, क्योंकि इस 9 को अगर भी हम आपको सबसे पहले बोल देते कि बिल्कुल एज इट इज़ याद रखना, आपको बहुत डिफिकल्ट लगता, आप सोचते बहुत रट्टा मारना पड़ेगा। अब आपके लिए आसान है कि आप रेसिडेंशियल रहने की जगह रहते हैं तो स्कूल भी जाएंगे, स्कूल की जगह, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो भी आपका इस तरह से सरकारी गैर सरकारी संस्था होता है, उसका जो आपका ये बिल्डिंग्स होता है, ये 3 चीज़ आपके शहर की एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। रहते भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, सरकारी ऑफिस भी होते हैं। नीचे के आपके स्टोरेज गोदाम वगैरह और हजार्डस बिल्डिंग्स, जहाँ पे आपका जैसे कुछ बायो रिएक्टिंग वाला कुछ प्लांट है या कुछ केमिकल्स जहाँ बनता है, वो सब हजार्डस प्लेस हो गया। ये अगर आप मोटा मोटी 5 याद रखेंगे तो आपको जैसे 3 याद किए, चौथा ए है, पांचवा बी है। अब ए से क्या है असेंबली, बी से क्या है बिजनेस बिल्डिंग, तो मेजर जो चीज़ें वो ऐसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नीचे स्टोरेज हजार्डस से जुड़ा हुआ क्या है इंडस्ट्रियल, ये सारी चीज़ें क्या आती है, इंडस्ट्री में कुछ बना उसको स्टोर किए, अब उसमें से डेंजरस चीज़ें बनी जो डेंजरस चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से आपको याद करने का ट्रिक है। हम सारे जो लेक्चर्स लेंगे वो आपको इसी तरह से चीज़ों को रिलेट करते हुए समझाते चलेंगे। मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को अभी ही ए से लेकर आई तक याद हो गया होगा। जितनी देर में आप इस नोट को देख रहे होंगे लेक्चर सुनने के साथ साथ, उतनी देर में ही आपको ये याद हो गया होगा। तो ये है हम लोगों को इस तरह से याद करने का पैटर्न। समझाना मेरी जिम्मेदारी है, हम आपको समझा देंगे, लेकिन आपको याद भी रखना हम साथ साथ बता रहे हैं कि अब आपको कैसे हेल्प करेगा। अब एग्जाम में क्लासिफिकेशन पूछा है, क्लासिफिकेशन लिखिए 9 टाइप्स के, क्या क्या बिल्डिंग्स होते हैं हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग वो बिल्डिंग जिसमें आप रहते हैं, सिर्फ आपके रहने वाले बिल्डिंग्स। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आपका होटल आ सकता है, जिसमें भी आप एक जैसे कुछ टाइम बिताते हैं, चाहे आप शॉर्ट टाइम बिताएं चाहे आप लॉन्ग टाइम बिताएं, उसमें आप रहते हैं, टॉयलेट्स जाते हैं, ये मतलब बेड्स, टॉयलेट्स, और वो आपके रहने के पर्पज़ से काम आता है, वो आपका कहलाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब क्योंकि बेड्स और टॉयलेट्स ये आपके हॉस्टल्स में भी होते हैं, सॉरी मतलब जो आपके स्कूल के हॉस्टल्स हैं उसमें होते हैं, आपके हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो इसलिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग किसको कहेंगे, जिसमें हम लोग कॉम्परेटिवली थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन बिताते हैं, लेकिन कई बार शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए भी होता है। जैसे होटल्स हम लोग कई बार 24 घंटे के लिए जाते हैं, 10 घंटे के लिए जाते हैं, तो ओवरनाइट जाते हैं, तो उस जगह पे उस सारे को हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर में रखेंगे, ठीक है। एजुकेशनल बिल्डिंग किसी भी तरह का ट्रेनिंग, एजुकेशन या कोई पार्टिकुलर स्पेशल कोर्स जहाँ पे चलाया जाता है वो एजुकेशनल बिल्डिंग होगा। जैसे डैट सर का इंस्टीट्यूट हम लोगों का, ये एजुकेशनल बिल्डिंग होगा। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आप जानते हैं वो एजुकेशनल बिल्डिंग है। आपके जो जहाँ पे आपका स्कूल है वो आपका एजुकेशनल बिल्डिंग है। आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे क्या है एजुकेशनल बिल्डिंग है। अब ये नाम सिर्फ अलग अलग क्लासीफाई नहीं किया गया है, आगे बहुत डिटेल है। जो अभी आप पूरी इंजीनियरिंग करेंगे, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, तो आप समझेंगे कि अभी ये सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम के साथ साथ नेशनल बिल्डिंग कोड क्या करता है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, इसके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया बताता है। क्या है ये मिनिमम क्राइटेरिया, आप इसको पढ़ते हैं बिल्डिंग ड्राइंग में। अब न्यू सिलेबस के हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में, पहले ये 3rd सेमेस्टर में आता था। क्या अब जैसे एग्जांपल के लिए बताया कि बिल्डिंग के ड्राइंग में आपको क्या क्या काम आता है। मिनिमम क्राइटेरिया जैसे बोल देता है कि बेडरूम है। अब क्योंकि वो बात कर रहा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, उसको पता है कि लोग यहाँ रहेंगे, वो मिनिमम आपको बता देगा जो उसका एरिया है वो 9 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए।
अब 9 मीटर स्क्वायर में आप इसको 3 × 3 जनरली यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर रूम अगर बना रहे हैं तो 3 × 3 मीटर, 3 मीटर लगभग कितना होता है, 10 फीट, राउंड फिगर में कहते हैं, तो 10 फीट बाई 10 फीट। अब आप सोचिए आपके घरों में जो रूम होता है वो जनरली भी आप देखेंगे 10 फीट बाई 10 फीट का ही होता है, उसको आप बेडरूम बोलते हैं। आप बड़ा बना सकते हैं, लेकिन छोटा से भी छोटा देखेंगे तो 9 फीट बाई 9 फीट, 10 फीट बाई 10 फीट आपको जनरली मिलेगा। तो ये क्या है, ये एनबीसी बताता है हम लोगों को, जो जनरली आप फॉलो कर रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कहाँ से आया, ये एनबीसी से आया है। तो इस तरह से ये किसके लिए बताया, बेडरूम के लिए बताया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। अब यही एजुकेशनल बिल्डिंग है तो आपको ये 9 मीटर स्क्वायर नहीं यूज़ होगा, फिर ये मिनिमम आपको 15 मीटर स्क्वायर होना पड़ेगा। आप कह सकते हैं 4 मीटर बाई 4 मीटर, तो आपका 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 मीटर कितना हो गया, लगभग आप 12 फीट मान लीजिए, तो 12 बाई 12 का कम से कम एक क्लासरूम होना पड़ेगा, क्योंकि आप जब क्लासरूम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे, उसमें 40 to 60 स्टूडेंट्स बैठते हैं, मिनिमम भी आप कहेंगे तो 30 to 40 स्टूडेंट्स एक क्लास में आपके बैठते हैं। उसमें बोर्ड लगा होगा सामने, टीचर्स के वॉकिंग के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनबीसी क्या करता है, क्लासिफिकेशंस बताता है कि आपको एजुकेशनल बिल्डिंग है तो मिनिमम जो है वो आपको इतना होना चाहिए मीटर स्क्वायर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो इतना होना चाहिए। इसीलिए पहले इसको क्या किया, 3rd सेमेस्टर में आपको क्लासिफिकेशन बता दिया कि इसको क्लासीफाई कीजिए पहले कौन सा बिल्डिंग है। फिर जब आप बता देंगे कि एजुकेशनल बिल्डिंग है, फिर नेशनल बिल्डिंग कोड खोलिए, बिल्डिंग ड्राइंग बनाना है आपको, तो वहाँ पे आपको बताएगा कि उसमें एक एडमिन ब्लॉक होना चाहिए। कहाँ गया पॉइंटर, एडमिन ब्लॉक होना चाहिए, जहाँ पे आपका पढ़ाई होगा और आपका जो ऑफिस का काम होगा। फिर वो आपको बताएगा कि एक आपका सब स्टेशन होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर आप एक स्कूल कॉलेज बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको लाइट्स का इंतज़ाम रखना होगा। फिर वहाँ पे आपका वॉशरूम जो है उसके लिए काउंटिंग बता देता है कि मिनिमम जो है पर स्टूडेंट के हिसाब से, जैसे आपके अगर एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं तो उसके हिसाब से वो बता देगा कि आपको 3 बाथरूम्स, अब 3 बाथरूम में 2+1 करके भी बता सकता है वो, कि 2 बॉयज़ 1 गर्ल्स एटलीस्ट होना चाहिए। डिपेंड करता है रेशियो के हिसाब से, जगह टू जगह वेरी करता है। तो वो एक इन जनरल बता देता है कि 60 स्टूडेंट पे 3 बाथरूम्स, मतलब 20 स्टूडेंट्स पे 1 बाथरूम, एक जगह। उसी हिसाब से एक बाथरूम में अगर आपके 5 पर्सन्स एक बार में अगर जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो 100 स्टूडेंट्स के लिए वो एक बाथरूम आपका सफिशियंट है। तो ये सारी क्राइटेरियाज बताएगा आगे जा करके। आप बिल्डिंग ड्राइंग में सीखेंगे, आपको ये वैल्यूज़ याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चंस पूछ लेगा कि एक बेडरूम मिनिमम कितने साइज़ का हो सकता है, तो 9 मीटर स्क्वायर का हो सकता है। नेक्स्ट सेमेस्टर की चीज़ें आपको हम अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। तो आपको ये क्यों याद रखना है, ये मतलब एक तरह से ये क्यों पढ़ रहे हैं आप, ये बिल्डिंग आपका ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हम आपको ये समझा रहे हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड हम लोगों को आगे कुछ और काम करवाएगा, इसलिए हम लोगों को पहले पता होना चाहिए। तो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में हम लोगों को समझ गए कि कौन कौन से रेसिडेंशियल बिल्डिंग होते हैं। अब वो देख लीजिए, सिंगल फैमिली वाली बिल्डिंग, जैसे आप अक्सर जिसमें आप खुद रहते हैं, रेंट नहीं लगाते हैं, या फिर कई बार आप देखेंगे कि एक ऐसा घर होता है, जैसे ये हम लोगों का यहाँ पे एक कॉमन सीढ़ी है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पार्टीशन इस तरह से दिया हुआ है, और ये वाला एक फैमिली रहती है, ये वाला एक फैमिली रहती है, लेकिन इसका जो आपका जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस यहाँ पे ये कॉमन है। अब ये वाला एंट्रेंस आप एक आदमी लॉक इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि दूसरा वाला फैमिली भी उसको यूज़ कर रहा है। ये क्या कहलाएगा, 2 फैमिली ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब घर को कहते हैं, जो एक अपार्टमेंट जो छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें लोग रहते हैं उसको बोलते हैं ड्वेलिंग। तो 2 फैमिली ड्वेलिंग का मतलब है कि 2 फैमिली जब रह रही हो एक बिल्डिंग में लेकिन रास्ता कॉमन हो, तो वो कहलाएगा 2 फैमिली ड्वेलिंग। सिंगल जिसमें आप रहते हैं, आपका एक मेन गेट होता है, आप जब चाहें उसमें ताला लगा लें, जब चाहें आप उसको खोल लें, वो सिंगल फैमिली ड्वेलिंग कहलाएगा। फ्लैट्स और अपार्टमेंट जिसमें सबका अपना अपना इंडिविजुअल होगा, सारे लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है, वो एक सीढ़ी यूज़ कर रहे हैं, वो बाहर निकल जा रहे हैं, वो सीढ़ी आप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वो अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ये घर जो है ये इनका रहे, ये घर जो है ये इनका रहे, इनके किसी भी एक्टिविटी से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़े, वो कहलाता है आपका फ्लैट या अपार्टमेंट्स। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। 2 फैमिली वाले में क्या होती है कि कॉमन होती है। अच्छा, अगर 3 कर लेते हैं तो फिर 3 वाले में फिर आपको वो अपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 वाले के लिए फिर क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अपने प्लॉट के पीछे में घर बना दिए और उसको साइड से रास्ता दे दिए,
तो वो आप उसको कह सकते हैं कि ये 3 फैमिली ड्वेलिंग है। तो जो एनबीसी है वो उसको 2 फैमिली ड्वेलिंग्स में ही कंसिडर करता है। तो अभी जब आप इसका पूरा नोट्स देखेंगे लेक्चर्स में, जब आगे आपको आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि 2 फैमिली ड्वेलिंग का आपको जो डेफिनेशन होगा उसमें लिखा होगा कि कोई भी ऐसा बिल्डिंग जिसका एंट्रेंस कॉमन है और फिर आप उसको 2, 3 या 4 फैमिली भी बना करके अलग अलग रेंट पे लगा देंगे तो वो कहलाएगा 2 फैमिली ड्वेलिंग। अगर सिंगल रहते हैं, आज़ादी है, तो फिर सिंगल फैमिली ड्वेलिंग। और अगर आप 4 घर वाला बनाए हैं लेकिन चारों का अलग अलग है सब कुछ, तो वो कहलाएगा फ्लैट या फिर अपार्टमेंट। ठीक है। फिर आया आपका मेस, बोर्डिंग हाउसेस, डॉर्मिटरीज, हॉस्टल्स। हॉस्टल्स वो वाले जो आपके शहरों में, जैसे एक बॉयज़ हॉस्टल होता है सेपरेट, जो बाहर से रहता है, किसी एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं रहता है, उसमें आप जाके रह सकते हैं। लॉज जिसको आप कहते हैं सिंपल टर्म्स में। आपका मेस हो गया खाने का जगह, ये सारा कोई भी डॉर्मेट्री जहाँ आप, जैसे एक होटल टाइप का होता है जिसमें आप रह करके कुछ देर के लिए, आप 8 घंटे के लिए रहते हैं, आपको एक बेड मिल जाता है और कुछ मिनिमम चार्जेस आप पे करते हैं। तो ये इस तरह के कोई भी बिल्डिंग्स A4 में क्लासीफाई होते हैं। A1 में क्या है, सिंगल बिल्डिंग, मतलब ये ग्रुप ए की बात कर रहे हैं। ग्रुप ए का फर्स्ट टाइप जो है वो सिंगल बिल्डिंग, सेकंड टाइप 2 फैमिली ड्वेलिंग, थर्ड टाइप फ्लैट या अपार्टमेंट, फोर्थ टाइप मेस, बोर्डिंग हाउस, डॉर्मेट्रीज, हॉस्टल्स, फिफ्थ टाइप जो है वो होटल्स या लॉजिंग हाउसेस, जहाँ भी आप टेम्प्रोरी बेसिस पे रुकते हैं वो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो अब आपका ये टोटल जो है ये 5 टाइप का आपका क्लासिफिकेशन है। हम आपको अभी डिटेल्ड वाला क्लासिफिकेशन इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं उस नोट्स को एक्सप्लेन करने वाला भी एक लेक्चर आता है। आपको हम अभी बता देते हैं, आज पहला लेक्चर है कि हम लोग अभी आपको एक एक टॉपिक समझा रहे हैं। जब हम ये सारे टॉपिक समझा देंगे तो इसका अभी जो ये क्लासरूम वाला नोट्स है, फिर इसी का जो एक्चुअल नोट्स है, जो टोटल इसमें थ्योरी लिखा हुआ है, फिर 1-2 लेक्चर उसका आता है जिसमें हम आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, तो हम आपको नोट्स को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। आप ये पूरा लेक्चर देखें, आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको हिंदी में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसका इंग्लिश में जो नोट्स लिखा हुआ है वो भी आपके नोट्स सामने में रहेगा उस वाले लेक्चर में। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नोट्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में याद करना होता है। जैसे अभी हम आपको A to I का ट्रिक समझा दिए, उसी तरह से हम आपको सारी चीज़ें आगे समझाते हुए चलेंगे। तो ये वाला लेक्चर बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होता है और यही आपका डेमो वीडियो भी यूट्यूब पे हमारे चैनल जो है उस पर अपलोड होता है। तो अब नेक्स्ट वाला लेक्चर जब हम लोगों का सेकंड लेक्चर आएगा, लगभग सारा लेक्चर 1 घंटे के आसपास का होता है। तो नेक्स्ट वाला जो हम लोगों का लेक्चर 2 जहाँ से आएगा, उसमें ये जितना भी हम लोग ये एक्स्ट्रा बातें आपको कोर्स से रिलेटेड बताते हैं या फिर जो भी हम आपको डेमो वीडियोस के बारे में समझाते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट सेकंड वाले लेक्चर से लेकर लास्ट तक में सिर्फ और सिर्फ आपका एग्ज़ाम पे और आपके नोट्स पे फोकस रहता है। सिर्फ वहाँ पे लेक्चर्स आपको रहते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो आप अभी लेक्चर देखे हैं इसमें टॉपिक सिर्फ एक डिस्कस हुआ है, लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्शन और ओवरऑल चीज़ें समझानी होती हैं कोर्स की, इसके लिए ये वाला वीडियो फर्स्ट वाला आपका रह जाता है। तो नेक्स्ट वाले क्लास से फिर आपका इसी तरह से आपका नोट्स जो है वो आगे बढ़ते रहेगा, हम लोग आपको पढ़ाते रहेंगे। आपको वेबसाइट के अंदर, अगर आप कोर्स चूज़ किए हुए हैं तो आपको वेबसाइट के अंदर में जहाँ पे भी आपको ये लेक्चर्स आते हैं वहाँ पे आपको नोट्स का PDF भी मिल जाता होगा। हर लेक्चर का PDF नहीं प्रोवाइड करके हम लोग जब एक यूनिट कंप्लीट करते हैं, उस वाले लेक्चर में जहाँ पे यूनिट कंप्लीट होता है वहाँ पे हम लोग यूनिट नंबर 1 का आपका जो PDF होता है वो अपलोड कर देते हैं इसी वाले नोट्स का। फिर उसी तरह से यूनिट 2 जहाँ कंप्लीट होता है, अगर बहुत लेंदी यूनिट होता है तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट PDF प्रोवाइड कर देते हैं। जब PDF लगता है कि बहुत ज़्यादा पेजेस का हो जाएगा तो हम लोग उसको पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं, ताकि थोड़े थोड़े इंटरवल पे आपको नोट्स भी मिलता रहे, लेक्चर्स भी मिलते रहे और आपकी पढ़ाई भी चलती रहे। इसी तरह से और सारे सब्जेक्ट्स का भी डेमो वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। और जैसे अभी हम लोग जियो टेक्निकल स्टार्ट किए हुए हैं, हम लोग अभी बेसिक सर्विंग स्टार्ट किए हैं, ये सारे 3rd सेमेस्टर के पेपर्स हैं। फिर 5th सेमेस्टर वालों के लिए अभी डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड RCC चल रहा है और थोड़े दिनों में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और प्री स्ट्रेस कंक्रीट ये भी आपका लॉन्च हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप कंटेंट देख रहे हैं कि हम आपको जो प्रोवाइड करते हैं लगभग सारे लेक्चर्स में इसी तरह का कंटेंट होता है। जो न्यूमेरिकल पेपर होता है उसमें हम आपको एक हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो न्यूमेरिकल्स हम आपको सॉल्व किए हुए होते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो आप लेक्चर, आप अभी तक चैप्टर नंबर 1 का, यूनिट नंबर 1 का जो आप ये पहला लेक्चर देखे हैं, आपको ये समझ में आया होगा। जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अगर एक नोट्स का ओवरव्यू लेना है तो हम आपको दिखा देते हैं कि आगे इस तरह से आपके सारे नोट्स जो हैं, इसमें से अभी आप जो सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ फाइनल नहीं होता है। ये जैसे जैसे हम क्लासेस आगे बढ़ती रहती हैं वैसे वैसे हम आपको समझाते चलते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, और सब अपने आप याद आती चली जाती हैं। जो भी मॉडिफाई करना होता है, कई बार लेक्चर्स लेते समय भी जैसे कहीं पर
कोई मिस्टेक है अगर लिखने में, तो वो सारी चीज़ें वहीं पे लेक्चर्स में करेक्ट होती है, और फिर उसी को हम लोग नोट्स में अपडेट करके फिर हम लोग नोट्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टिंग में आपको नोट्स प्रोवाइड करके फिर लास्ट में हम पढ़ाने लगेंगे, और कहीं पे अगर कोई एक दो मिस्टेक रह गया होगा तो उसको करेक्ट करने का फिर मौका नहीं मिलता है। इसलिए जब आपका लेक्चर्स कंप्लीट होगा किसी भी सब्जेक्ट का, उसके लास्ट में आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये फर्स्ट वाला लेक्चर जो है ये समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।